है मेरे मित्रों। तो आज हम लोग गद्य खंड के अंतर्गत एक नया नाटक लेकर आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, जो रचित है मोहन राकेश जी के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कथा वस्तु क्या है। तो मोहन राकेश रचित हिंदी का प्रसिद्ध यथार्थवादी नाटक आषाढ़ का एक दिन सन 1958 में प्रकाशित हुआ। यह एक त्रिखंडीय नाटक है, अर्थात 3 खंडों का नाटक है। ये 3 अंकों में विभाजित किया गया इसमें। इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। हिंदी नाट्य जगत और रंग जगत की सारी जड़ता और प्रचलित रूढ़ियों को तोड़ने वाला यह राकेश जी की भारतीयता और आधुनिकता हमारे अपने परिवेश में से समस्याओं से उत्पन्न द्वंद्व को खोजते निकालने की आकुलता को प्रत्यक्ष लाती है, सामने लाती है। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है, जो 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है, क्योंकि आषाढ़ का महीना उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का आरंभिक महीना होता है। इसलिए शीर्षक का अर्थ वर्षा ऋतु का एक दिन भी लिया जा सकता है। मोहन राकेश जी ने लिखा है कि मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की है, जिसने अपनी ही अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया है। मोहन राकेश ने कालिदास की इस निहित अपराध अनुभूति को आषाढ़ का एक दिन का आधार बनाया। इसी प्रकार इस नाटक में स्पष्ट किया गया है कि भावनात्मक प्रेम का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन के यथार्थ से अलग नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य का जीवन केवल भावना के सहारे नहीं चल सकता। भौतिक आवश्यकताओं के कारण उसे यथार्थ के धरातल पर आना ही पड़ता है। वस्तुतः मोहन राकेश के नाटक केवल हिंदी का नाटक नहीं है। वे हिंदी में लिखे अवश्य गए हैं, किंतु वे समकालीन भारतीय नाट्य प्रवृत्तियों के उद्योतक हैं। उन्होंने हिंदी नाटक को पहली बार अखिल भारतीय स्तर ही नहीं प्रदान किया, बल्कि उसके सदियों के अलग अलग प्रवाह को विश्व नाटक की एक सामान्य धारा की ओर भी अग्रसर किया, जिसमें आषाढ़ का एक दिन विशेष है। इसलिए क्योंकि 1958 में इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हम लोगों ने आपका कथा वस्तु जाना। अब हम लोग जानेंगे इसकी कथा को, लेकिन ये सारांश के स्वरूप है, पूरा नहीं दिया गया है। तो पहले अंक में क्या बताया गया है ये जानेंगे, फिर दूसरे अंक में क्या बताया गया ये जानेंगे, और तीसरे अंक में क्या दिया गया ये जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग चरित्र चित्रण पढ़ते हैं, और उसके भी पहले हम लोग जानते हैं कि नाटक का उद्देश्य क्या है। नाटक का उद्देश्य। कथानक किसी भी नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे आधार बनाकर नाटककार अपना मंतव्य पाठकों तक संप्रेषित करता है। इस इकाई से विद्यार्थियों को आलोच्य नाटक का कथानक और उसके विन्यास को समझने में सहायता मिल सकेगी। नाटककार अपनी रचना के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है, उसे या तो किसी कथा का आश्रय लेकर कहता है या किसी जीवन स्थिति को चुनकर उसके प्रभाव के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। यह कथा अथवा जीवन स्थितियाँ वर्तमान जीवन और समाज से संबंधित भी हो सकती हैं, और इतिहास के किसी प्रसंग से भी। कथा कैसी भी हो, वर्तमान की हो या अतीत की, महत्वपूर्ण यह है कि वह उसे प्रस्तुत कैसे करता है और उसका दृष्टिकोण क्या है। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक की कथा अतीताश्रित है।
उसका नायक कालिदास है। वह कालिदास जो भारतीय साहित्य का उच्चतम शिखर माने जाते हैं। परंतु कालिदास कालिदास कैसे बने, इस संबंध में इतिहास मौन है। यत्र तत्र बिखरे सूत्रों को जोड़कर और कुछ अपने अनुमान लगाकर प्रस्तुत नाटक का कथानक बनाया गया है। नाटक एक ऐसी विधा है जो मनुष्य और समाज के विधि पक्षों से जुड़ी है, उनके विभिन्न पहलुओं को उद्घाटित करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नाटककार को अनेक प्रकार के पात्रों का सहारा लेना पड़ता है, जो अपने विशिष्ट चरित्रों, अपने कार्यकलापों, संवादों और गतिविधियों से मनुष्य और समाज के इस विभिन्न पक्षों को उभार कर सके। दृश्य विधा होने के कारण पात्र योजना का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो ये हमने पढ़ा आपका कि नाटक का क्या उद्देश्य था। अब जानेंगे पात्र योजना, फिर उसके बाद पात्रों का परिचय, फिर हम लोग कथा के सार पर आएंगे। पात्र योजना और चरित्र चित्रण नाटक के अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं। यहाँ तक कि बिना पात्रों के किसी नाटक की कल्पना भी असंभव है। साहित्य की अन्य विधाओं में रचनाकार स्वयं अपने वक्तव्यों द्वारा अपने मंतव्य को स्पष्ट कर सकता है, परंतु नाटक में पात्रों के माध्यम से ही वह अपनी बात कहता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र भी नाटककार मोहन राकेश के अभिप्रेत को पाठकों तक संप्रेषित करने में समर्थ है। पात्र विश्लेषण के विभिन्न आधार और आषाढ़ का एक दिन किसी भी नाटक के पात्रों का अध्ययन विश्लेषण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। पहला आधार है मुख्य पात्र और दूसरा है गौण पात्र। मुख्य पात्र वो होते हैं जो नाटक के नायक या नायिका होते हैं। संपूर्ण कथानक का केंद्र बिंदु ये ही पात्र होते हैं और शास्त्रीय शब्दावली में कहें तो फल प्राप्ति का सीधा संबंध इन्हीं पात्रों से होता है। जबकि गौण पात्र की स्थिति कथानक में मुख्य पात्रों की अपेक्षा कम समय के लिए होती है। ये मुख्य कथा के निर्वाह में सहायता प्रदान करते हैं। इस आधार पर यदि आषाढ़ का एक दिन के पात्रों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास और मल्लिका इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। शेष सभी गौण या सहायक पात्र। कालिदास और मल्लिका ही इस नाटक के कथा केंद्र हैं। प्रथम अंक में कालिदास और मल्लिका के परस्पर प्रेम के संकेत हैं। मल्लिका कालिदास की अद्वितीय काव्य प्रतिभा से सम्मोहित है और इसी अंक में कालिदास को राजकवि का सम्मान स्वीकार करने का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। दूसरे अंक में कालिदास की शारीरिक उपस्थिति नहीं है, परंतु उसकी छाया पूरे अंक में दिखाई देती है। इसी अंक में यह सूचना मिलती है कि उसने ऋतु संहार के बाद और बहुत सी रचनाएं की हैं और उनके बहुत से नाटकों का मंचन भी हो चुका है। उसने राजपुत्री प्रिय गुमंजरी से विवाह कर लिया है कि उसने अब कश्मीर का राजभार संभाल लिया है। अब उसका नया नाम मातृगुप्त हो गया है कि उसने अब स्वयं को नागरिक आचार विचार के अनुसार ढाल लिया है कि वह अपने इस ग्राम प्रांतर के एक अल्पावधि के लिए रुका हुआ है। रंगनी, संगनी, अनुस्वार, अनुनासिक तथा प्रियम गुमंजरी की उपस्थिति के कारण भी कालिदास ही है। इन सभी स्थितियों में मल्लिका का चरित्र और भी सक्षम रूप से हमारे सामने खुलता है। उसकी कोमलता, भाव प्रवणता, एकनिष्ठ प्रेम, संयम और इच्छा शक्ति पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। तीसरे अंक में कालिदास का पुनः प्रवेश होता है और कालिदास तथा मल्लिका अनेक वर्षों बाद एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस अंक में मल्लिका के आत्मकथन से उसके संघर्षों और पीड़ा का ज्ञान पाठकों को होता है। कालिदास का लंबा वक्तव्य उसकी मानसिकता, विवशता, मल्लिका के साथ एक नए जीवन के आरंभ की चाह को स्पष्ट करता है। यद्यपि कालिदास और मल्लिका का पुनर्मिलन नहीं हो पाता और नायक या नायिका फलागम से वंचित रह जाते हैं,
नाटक का यह उद्देश्य था भी नहीं। शेष पात्रों को यदि गौण पात्र माने तो वह भी ठीक नहीं। अंबिका और विलोम अपने आचरण और दृष्टिकोण से कालिदास और मल्लिका के मुकाबले कम प्रभावशाली नहीं है। अंबिका एक प्रकार से मल्लिका की प्रतिकीर्ति है और विलोम कालिदास का। ये दोनों ही पात्रा जब भी मंच पर आते हैं और अपनी उपस्थिति से दर्शकों को झकझोर देते हैं। इसी प्रकार मातुल, निक्षेप, रंगिनी संगनी, अनुस्वार, अनुनासिक, प्रियम, गुमंजरी की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम समय के लिए है, परंतु कालिदास और मल्लिका के व्यक्तित्व को विभिन्न कोणों से देखने परखने में, नाटक के अभिष्ट को पाठकों तक संप्रेषित करने में वे सहायक भूमिका निभाते हैं। इन्हें भी गौण पात्र कहने की अपेक्षा सहायक पात्र कहना अधिक संगत होगा। पात्रों के वर्गीकरण का एक और आधार है प्रतिनिधि पात्र और सामान्य पात्र। प्रतिनिधि पात्र किसी वर्ग, वर्ण, समुदाय अथवा किसी विचारधारा विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सामान्य पात्र अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के समन्वित होते हैं। प्रस्तुत नाटक में सभी पात्र किसी न किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। कालिदास आधुनिक रचनाकारों का प्रतिनिधि है, जिन्हें अपनी प्रतिभा के विकास के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए राजाश्रय लेना पड़ता है, परंतु कलाकार और राजनीति के चरित्रगत अंतर के कारण या तो उन्हें समझौतों का मार्ग चुनना पड़ता है या अपनी दुनिया में वापस लौट आने का, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे ना घर के रहते हैं और ना घाट के। विलोम कालिदास जैसे भावुक और आदर्शवादी रचनाकार के एकदम विपरीत व्यवहारिक दृष्टिकोण का व्यक्तित्व है। अंबिका भी व्यवहारिक जीवन पद्धति की पक्षधर चरित्र है, जो जानती है कि कोरी आदर्शवादिता और भावुकता क्षणिक आनंद भले ही दे दे, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहारिक जीवन दृष्टि ही अपनानी होगी। मल्लिका कालिदास की प्रकृति के अनुकूल आदर्शवादी भावुक चरित्र है। वह आधुनिक नारी का भी प्रतिनिधित्व करती है, जो स्वतंत्र दृष्टि से सोच रखती है, जो सही समझती है वही करती भी है। दंतुल उन राजपुरुषों की मनोवृत्ति को व्यक्त करता है जो राज्याधिकारों की आड़ में किसी के भी सुख दुख, मान अपमान की चिंता नहीं करते। मातुल अवसरवादी चापलूस लोगों का प्रतिनिधि है, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए अपने घर द्वार, अपने परिवेश को भी त्याग कर सकते हैं। उनके लिए कला, प्रतिभा आदि का मूल्य इतना ही है कि उसके माध्यम से सम्मान और सुख अर्जित किया जा सके। प्रियम गुमंजरी भी सत्ता वर्ग की प्रतिनिधि पात्र है, जो कृत्रिम जीवन जीते हैं, अपने दर्प के सम्मुख दूसरों की इच्छाओं भावनाओं के सम्मान की उन्हें कोई चिंता नहीं। अनुस्वार अनुनासिक उन राज कर्मचारियों की मनोवृत्ति को दर्शाते हैं, जो व्यवस्था को बदलने का दंभ करते हैं। कौन कौन? अनुस्वार और अनुनासिक, परंतु वास्तव में वे कुछ करना भी नहीं चाहते। रंगनी संगनी आधुनिक काल की शोध वृत्ति पर प्रकाश डालती हैं, जो समस्याओं की जड़ में ना जाकर उसकी सतही विश्लेषण करने ही संतुष्ट हो जाती हैं। इस पूरे नाटक में केवल निक्षेप का चरित्र ही सामान्य चरित्र के ऊपर रूप में उभरा है, जो न अति व्यवहारिक है न अति आदर्शवादी। वही एकमात्र अर्थात निक्षेप ऐसा चरित्र है जो कालिदास के उचित अनुचित आचरण की परीक्षा संतुलित दृष्टि से करता है। पात्रों के वर्गीकरण का एक अन्य आधार है उनके चरित्र की स्थिरता अथवा गतिशीलता, अर्थात जो पात्र अपनी कथनी और करनी में आरंभ से लेकर अंत तक एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं, वे स्थिर पात्र कहलाते हैं, परंतु जिनकी जीवन दृष्टि आचरण में परिवर्तन होता रहता है, वे गतिशील पात्र कहलाते हैं। आषाढ़ का एक दिन में सभी पात्र स्थिर पात्रों की श्रेणी में आते हैं। केवल पात्र मातुल के अतिरिक्त
मातुल आरंभ से ही अत्यंत अवसरवादी, स्वार्थी, चाटुकार के रूप में दिखाई देता है। अपनी इस मनोवृत्ति के कारण वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए बाध्य करता है। स्वयं भी उसी के साथ राजधानी चला जाता है। दिन रात पशुओं की देखभाल करने वाले मातुल को आज उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। प्रियम गुमंजरी के ग्राम में आने पर उसकी चाटुकारिता करता है, परंतु अंतिम अंक में उसके किंचित परिवर्तित रूप के दर्शन हमें होते हैं। उसे अब इस कृत्रिम जीवन से घृणा होने लगती है। कोई योग्यता ना होते हुए भी कालिदास का संबंधी होने के कारण मात्र से उसे भी जो सम्मान मिलता है, अब उसे बोझ लगने लगता है। अपने गांव का सहज परिवेश ही अब उसे आकृष्ट करता है। इसलिए राजप्रसाद के फिसलन भरे चिकने फर्श पर से फिसल कर टांग तुड़ाने के बाद वह वापस लौट आया है। परंतु मातुल के अतिरिक्त शेष सभी पात्र स्थिर दिखाई देते हैं। कालिदास आरंभ से अंत तक भावुक, कल्पनाशील, उदात्त चरित्र के रूप में दिखाई देता है, जो मल्लिका से अतिशय स्नेह करता है। यद्यपि द्वितीय अंक में मात्र गुप्त के रूप में अर्थात कालिदास उसके गांव में आने और मल्लिका से ना मिलने की स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी समय के साथ बदल गया है। उसने भी सत्ताधारी वर्ग के गुण अवगुण जीवन पद्धति को अपना लिया है, परंतु तृतीय अंक में उसके लंबे वक्तव्य से उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। मल्लिका, अंबिका और विलोम की चारित्रिक विशेषताएं भी अद्योपांत एक ही प्रकार की हैं। अब हम लोग जानेंगे कौन कौन से पात्र हैं और उनकी संख्या कितनी है। चरित्र योजना करते समय लेखक ने पात्रों की संख्या का भी ध्यान रखा है। नाटक दृश्य विधा है, इसलिए नाटककार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पात्रों की संख्या इतनी कम ना हो कि कथानक का विन्यास ही भली प्रकार ना हो सके और लेखक का अभिप्राय भी स्पष्ट ना हो पाए, और इतनी अधिक भी ना हो कि मंच पर पात्रों की भीड़ लग जाए और उनका चरित्र स्पष्ट ना हो पाए और दर्शक उन्हें याद भी ना रख सके। मोहन राकेश ने आषाढ़ के एक दिन में मात्र 12 पात्रों की ही योजना की है, जो इस प्रकार है। तो पहली है अंबिका, जो ग्राम की वृद्धा हैं। मल्लिका जो है वो उसकी अर्थात अंबिका की क्या है, पुत्री है। कालिदास एक कवि हैं, दंतुल एक राज पुरुष हैं, मातुल कवि मातुल हैं, निक्षेप भी ग्राम पुरुष हैं, विलोम भी ग्राम पुरुष है, रंगनी और संगनी नागरी हैं, अनुस्वार और अनुनासिक अधिकारी हैं, प्रियम मंगुंजरी जो है वो आपकी अधिकारिणी है और कालिदास की पत्नी भी है। ठीक है ना। तो कालिदास कवि हैं और इस नाटक के जो हैं आपके नायक भी हैं। ठीक है। और मल्लिका जो है कालिदास की प्रेमिका भी है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, अभी जस्ट मैंने बताया। और अंबिका जो है मल्लिका की माँ है। प्रियम गुमंजरी के बारे में बता दिया मैंने। और मातुल जो हैं कवि मातुल हैं और ये कालिदास के मामा हैं। क्या है मातुल? कालिदास के मामा है। और विलोम जो है मल्लिका का प्रेमी है और उसका पति भी है। कौन है विलोम? ग्राम पुरुष जो है ही वो मल्लिका का प्रेमी भी है और उसका पति भी है विलोम, और नकारात्मक रूप में है ये। ठीक है ना, ये नकारात्मक रूप में है। और अन्य पात्र तो बता ही चुका हूँ मैं। तो ये मुख्य पात्र थे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला अंक नाटक का। प्रथम अंक के आरंभ में पर्दा उठते ही बादलों की गर्जन और बारिश का स्वर सुनाई देता है। मंच पर एक साधारण ग्रामीण घर प्रकोष्ठ दिखता है। दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में घेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। बाईं तरफ का द्वार खुला है, जो दूसरे प्रकोष्ठ अर्थात कमरा में जाने के लिए है। उस प्रकोष्ठ में एक तख्त पड़ा है। किवाड़ों को मिट्टी से लीपा गया है। किवाड़ पर गेरू और हल्दी से कमल फूल
एवं शंख के चित्र बने हैं। दाईं तरफ के झरोखे से बिजली चमकती हुई दिखाई पड़ती है। प्रकोष्ठ में एक तरफ चूल्हा है, बगल में मिट्टी और कांसे के बर्तन संभाल कर रखे हुए हैं। वहीं 3-4 मिट्टी के कुंभ अर्थात घड़े रखे हुए हैं जिन पर कालिख जमी हुई है। झरोखे के पास एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाघ छाल बिछी हुई है। चूल्हे के पास 2 चौकियां हैं। उनमें से एक चौकी पर बैठी अंबिका छाछ से धान फटक रही है। तभी वर्षा में भीगकर आई मल्लिका का प्रवेश होता है। तो मल्लिका कौन है? वो अंबिका की पुत्री हैं और अंबिका कौन है? मल्लिका की माँ है। दोनों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि मल्लिका अंबिका की पुत्री है। मल्लिका ने कालिदास के साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया है, इसलिए वह अपने इस सौभाग्य पर मुग्ध है। मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है। वह कालिदास से भावनात्मक रूप से प्रेम करती है जो पवित्र, कोमल और अनश्वर है। मल्लिका के लिए बारिश का यह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल है, परंतु अंबिका को मल्लिका का यह आचरण अनुचित प्रतीत होता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। क्योंकि अंबिका जो है कालिदास को नापसंद करती है, क्योंकि वह भावनाओं में निमग्न रहने वाला एक अव्यवहारिक व्यक्ति है। कौन? कालिदास। जिससे यह आशा करनी व्यर्थ है कि वह मल्लिका को किसी प्रकार का सांसारिक सुख दे पाएगा। सामाजिक स्तर पर वह उन दोनों से इसलिए नाराज है क्योंकि प्रेमी युगल का विवाह से पूर्व इस प्रकार घूमना फिरना लोकापवाद का कारण हो सकता है। उन दोनों में अर्थात माँ और पुत्री में, मल्लिका और अंबिका में वाद विवाद के बीच ही कालिदास भी आते हैं। उन्हें किसी राजपुरुष के बाण से घायल हिरण शावक की प्राण रक्षा की चिंता है। राजपुरुष दंतुल, मैंने बताया है कि दंतुल कौन है। दंतुल भी अपने उस शिकार को खोजते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। कालिदास और दंतुल में वाद विवाद होता है। कालिदास हिरण शावक को लेकर चला जाता है। दंतुल अपने राजपुरुष होने के अभिमान में चूर है, परंतु जब उसे ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति ने से वह तर्क वितर्क कर रहा था वह ऋतु संहार के प्रसिद्ध कवि कालिदास है, तो उसका स्वर और भाव भंगिमा तुरंत बदल जाता है। वह उनसे क्षमा मांगने को भी तैयार है, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त के आदेश पर आचार्य वररुचि उन्हीं को लेने तो यहाँ पर आए थे। इस सूचना से अर्थात चंद्रगुप्त के आदेश पर आचार्य वररुचि किन्हें लेने आए थे? कालिदास को। इस सूचना से कालिदास को राजकीय सम्मान का अधिकारी समझा गया है। मल्लिका प्रसन्न हो जाती है, परंतु अंबिका पर मानो इन सब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे को अपना दृष्टिकोण समझाने का प्रयास करती हैं। तभी मातुल का आगमन होता है जो कालिदास के मामा हैं। मातुल कालिदास के संरक्षक हैं, मामा भी हैं, पर उनकी भांति भावुक नहीं बल्कि अति व्यवहारिक हैं। कौन? मातुल। वे राजकीय सम्मान के इस अवसर को किसी भी प्रकार खोना नहीं चाहते। कालिदास की उदासीनता से भी वे नाराज हैं। मातुल कालिदास को मूर्ख मानता है क्योंकि सम्मान ग्रहण करने से मना करने पर सम्राट क्रोधित भी हो सकते हैं। मातुल कालिदास को कुलद्रोही मानता है। अंबिका मातुल से कहती है कि वह उज्जैनी ज़रूर जाएगा। जो मल्लिका की माँ है अंबिका, वह मातुल अर्थात संरक्षक, कालिदास का संरक्षक या ये समझ लीजिए मामा है ना, तो उनसे कहती है कि कालिदास उज्जैनी जरूर जाएगा, क्योंकि कालिदास लोक नीति में निपुण है। कालिदास जानता है कि सम्मान मिलने के बाद उसके प्रति उदासीनता प्रकट करने से व्यक्ति का महत्व और सम्मान ज़्यादा बढ़ जाता है। निक्षेप कालिदास की मन स्थिति को समझता है, परंतु इस अवसर को खोने के पक्ष में वह भी नहीं है। इसलिए वह मल्लिका से अनुरोध करता है कि कालिदास को समझाए। इस अंक में विलोम का भी प्रवेश होता है। विलोम जो है नकारात्मक पात्र में है, जो मल्लिका का प्रेमी भी है और उसका पति भी है।
उसकी बातों से ज्ञात होता है कि वह मल्लिका से प्रेम करता है। वह यह भी जानता है कि मल्लिका कालिदास को चाहती है और उसके जीवन में विलोम का कोई स्थान नहीं। वस्तुतः ऐसा स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व कालिदास के व्यक्तित्व से बिल्कुल ही अलग है। कालिदास के इस सम्मान से वह थोड़ा दुखी भी दिखाई देता है। कौन? विलोम। इसका जिसकी अभिव्यक्ति उसके व्यंग्यपूर्ण कटाक्षों से प्रकट होती है। उसके कारण कई एक उसके मन का ईर्ष्याभाव है। कालिदास को वह अपनी प्रतिद्वंदी की भांति ग्रहण करता है और उसे लगता है कि इस प्रतिद्वंदिता में कालिदास का स्थान उससे ऊपर हो गया है। वह कालिदास और मल्लिका के पारस्परिक स्नेह भाव को भली भांति समझता है। वह जानता है कि कालिदास के चले जाने से मल्लिका दुखी हो जाएगी और मल्लिका का दुख उसे असहाय है। उसे आशंका है कि उसे आशंका है कि उज्जैनी का नागरिक वातावरण, राज्य सत्ता की सुख सुविधाएं, आमोद प्रमोद में कालिदास जैसा व्यक्तित्व कहीं खो न जाए, उसकी रचनाशीलता को कोई क्षति न पहुँचे। विलोम के मन में जो शंका है वही कालिदास के मन में भी है। उज्जैनी जाने ना जाने की दुविधा कारण यही शंका है, परंतु मल्लिका के मन में इस प्रकार की कोई शंका नहीं। उसे कालिदास की प्रतिभा पर विश्वास है। यहाँ रोक कर वह उसे स्थानीय कवि नहीं बनने रहने देना चाहती। उज्जैनी जाकर उसके अनुभव में विस्तार हो, राजकीय सुख सुविधाओं के बीच अपने अभावों को भूलकर साहित्य अर्थात रचना में वह लीन हो जाए, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैले, भले ही उसके लिए उसे कालिदास का वियोग क्यों न सहना पड़े। इसी अभिलाषा से वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मना लेती है। तो पहला अंक समाप्त हो गया। दूसरे अंक की बात करते हैं हम लोग। दूसरा अंक कालिदास के जाने से कुछ वर्षों के बाद का है। प्रकोष्ठ अर्थात कमरा वही है, लेकिन स्थिति में काफ़ी अंतर आया है। दीवार की लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब फीके पड़ चुके हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन बचे हैं। कुंभ अर्थात घड़ा अब केवल 2 ही बचे हैं और उन पर ऊपर तक काई जम चुकी है। रस्सी पर फटे पुराने वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अंबिका, जो मल्लिका की माँ है, अस्वस्थ है। उसे 2 वर्ष से ज्वर अर्थात बुखार है। वह दवा भी ठीक से नहीं लेती। मल्लिका को आर्थिक अभावों की पूर्ति के लिए काम करना पड़ रहा है। मल्लिका और निक्षेप के वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि वह आज भी कालिदास से उसी प्रकार जुड़ी है। राजधानी से आने जाने वाले व्यावसायिकों के माध्यम से वह उसकी रचनाओं को मंगवाकर पढ़ती रहती है। उसे यह संतोष भी है कि उसके स्नेह के आग्रह के कारण ही कालिदास राजधानी जाने के लिए तैयार हुए थे। अतः वह कालिदास की उपलब्धि में कहीं स्वयं भी भागीदार है। निक्षेप से बातचीत से ही इस बात की भी सूचना दी गई कि कालिदास अब पहले वाले कालिदास नहीं रह गए। वहाँ के वातावरण के अनुरूप अब वे सुरा और सुंदरी में मग्न रहते हैं, अर्थात शराब में और औरत में मग्न रहते हैं। गुप्त साम्राज्य की विदुषी राजकुमारी, जिसका नाम है प्रियम गुमंजरी, से उन्होंने विवाह कर लिया है। अब कश्मीर का शासन भार भी वे संभालने वाले हैं और इसी यात्रा के बीच वे अपने इस ग्राम प्रांत में भी कुछ समय के लिए रुकेंगी। उनका अब नया नाम मातृगुप्त है। किनका? कालिदास का। ऋतु संहार के बाद वे और भी अनेक काव्यों, नाटकों की रचना कर चुके हैं। सारा गांव आज उनके स्वागत की तैयारियां कर रहा है। तभी राजसी वेशभूषा में एक घुड़सवार के दर्शन निक्षेप को होते हैं। उसे विश्वास है कि राजपुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास ही हैं। यह सूचना मल्लिका को विचलित कर देती है। तभी रंगिनी संगिनी का प्रवेश होता है। ये दोनों नागरिकाएं कालिदास के परिवेश पर शोध करना चाहती हैं, परंतु उनका काम करने का ढंग अत्यंत हास्यास्पद और सतही है। वे मल्लिका से उस प्रदेश की वनस्पतियों, पशु पक्षियों, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं और विशिष्ट अभिव्यक्तियों के विषय में प्रश्न करती हैं, परंतु कुछ भी असाधारण न दिखाई देने से निराश होकर लौट जाती हैं।
उसके उनके जाते ही अनुस्वार और अनुनासिक नामक 2 राजकर्मचारी आते हैं। कालिदास की पत्नी और राजपुत्री प्रियम गुमंजरी के आगमन की तैयारी में वे मल्लिका के घर की व्यवस्था कुछ ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जो राजकुमारी के गौरव के अनुरूप हो और सुविधाजनक भी हो, परंतु वास्तव में वे व्यवस्था परिवर्तन का नाटक भर करते हैं। बिना कोई बदलाव किए वहाँ से चले जाते हैं। कौन? अनुनासिक और अनुस्वार जो राजकर्मचारी हैं। फिर मातुल के साथ प्रियम गुमंजरी का आगमन होता है। वह जानती है कि मल्लिका कालिदास की प्रेयसी है और कालिदास के मन में उसके लिए अथाह स्नेह और सम्मान है। उसे मालूम है कि कालिदास की समस्त रचनाओं की प्रेरणा स्रोत मल्लिका और यह परिवेश ही है। अतः स्त्री सुलभ जिज्ञासा और ईर्ष्या के फलस्वरूप वह इस प्रदेश में आने और मल्लिका को देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाती है। उसे आश्चर्य होता है कि राजधानी से इतनी दूर होने पर भी मल्लिका ने कालिदास की सभी रचनाएं प्राप्त कर ली हैं और पढ़ भी ली हैं। अब कालिदास को मातृगुप्त के नाम से जाना जाता है, अतः मल्लिका का कालिदास संबोधन उसे आपत्तिजनक लगता है। वह मल्लिका के घर का परिसंस्कार करना चाहती है और उसकी इच्छा है कि मल्लिका किसी राज कर्मचारी से विवाह कर ले, उसके साथ उसकी संगनी बनकर रहे। वहाँ की वनस्पतियों, पत्थरों, कुछ पशु पक्षियों और कुछ गरीब बच्चों को वो अपने साथ ले जाना चाहती है, जिससे कालिदास को राज सुख में रहते हुए भी अपने परिवेश का वियोग ना खटके। मल्लिका घर के परिसंस्कार और विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रियम गुमंजरी का वियोग ना खटके। मल्लिका घर के परिसंस्कार और विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रियम गुमंजरी हतप्रभ सी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद विलोम भी आता है। इस सारे घटना चक्र से वह भी परिचित है। वह इस आशा से वहाँ आता है कि कालिदास यदि वहाँ आए तो वह उसकी वास्तविकता, उसके व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को सबके सम्मुख उजागर कर दे। यद्यपि वह जानता है कि कालिदास वहाँ नहीं आएगा। कालिदास के मल्लिका से बिना मिले चले जाने से अंबिका और विलोम दोनों की आशंकाएं सिद्ध होती हैं। तीसरे अंक में कुछ और वर्षों के बाद की घटनाएं हैं। पर्दा उठने पर वर्षा और मेघ गर्जन की आवाज़ आती है। वहीं प्रकोष्ठ अर्थात कमरे में जहां एक दीपक जल रहा है, प्रकोष्ठ की हालत बिल्कुल जर्जर और अस्त व्यस्त हो चुकी है। अब वहाँ केवल एक ही कुंभ अर्थात घड़ा है और वह भी टूटी फूटी अवस्था में है। दीवारों पर से स्वास्तिक, शंख आदि के चिन्ह मिट चुके हैं। चूल्हे के पास सिर्फ 2-1 बर्तन शेष हैं। इस बार अंबिका दिखाई नहीं देती है। वह पालने में लेटा एक शिशु जो मल्लिका के अभाव की संतान है। घर की अस्त व्यस्त और जीर्ण शीर्ण स्थिति मल्लिका के दुखों की कहानी कह रहे हैं। इस बार फिर आषाढ़ का पहला दिन है। पहले की भांति इस बार भी मूसलाधार वर्षा हो रही है, परंतु इस मल्लिका वर्षा का आनंद उठाने की स्थिति में नहीं है। मातुल भीगता हुआ आता है। जिस वैभव और सत्ता सुख की लालसा में वो उज्जैनी गया था, वह लालसा तो पूरी हुई, किंतु उस सबसे मातुल का मोह भी भंग हो गया। मातुल को चिकने शिलाखंडों से बने प्रसाद, आगे पीछे चलते प्रतिहारी कालिदास का संबंधी होने के नाते अकारण मिलने वाला सम्मान शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इन सब से वह ऊबने लगता है। वह मल्लिका को सूचना देता है कि कालिदास ने कश्मीर के शासन की जिम्मेदारी त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। मातुल के चले जाने के पश्चात इस अंक में कालिदास का प्रवेश होता है। प्रथम अंक में जिस तेजस्वी कालिदास के दर्शन होते हैं, दूसरे अंक में जिसकी प्रतिभा, योग्यता और यश की चर्चा होती है, वही कालिदास इस तीसरे अंक में भग्न हृदय और विवश दिखाई देते हैं। इस अंक में कालिदास का लंबा आत्मवक्तव्य है।
वह बताता है कि यहाँ से जाने के बाद वह सुख सुविधाओं, आमोद प्रमोद, साहित्य सृजन में व्यस्त भले ही रहा हो, परंतु कभी भी अपने ग्राम प्रांतर और मल्लिका से अलग नहीं हुआ। अपने पुराने अनुभवों को ही वह बार बार अनेक रूपों में पुनः सृजित करता रहता है। उसकी मौलिकता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जिन लोगों ने सदा उसका तिरस्कार किया था, उपहास किया था, उनसे प्रतिशोध लेने की कामना से ही उसने कश्मीर के शासन की जिम्मेदारी संभाली। परंतु अब वह इस कृत्रिम जीवन से थक चुका है। अतः शासक मातृगुप्त के कलेवर से संन्यास लेकर वह पुनः कालिदास से कलेवर में लौट आया है। अब वह यहीं इस पर्वत प्रदेश में ही रहना चाहता है। मल्लिका के साथ अपने जीवन को पुनः आरंभ करना चाहता है। इस बातचीत के बीच बीच में द्वार पर दस्तक होती है, परंतु मल्लिका द्वार नहीं खोलती। इस वक्तव्य के दौरान उसे एक बार भी यह विचार नहीं आता कि उसके उज्जैनी जाने और वहाँ से वापस आने की दीर्घ अवधि में मल्लिका को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। सहसा अंदर बच्ची के रोने की आवाज़ और विलोम के प्रवेश से उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है। अब उसे अनुभव होता है कि इच्छा और समय के द्वंद्व में समय अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास एक बार फिर मल्लिका को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है।